ब्लड मून सिटी आज अपने पूरे शबाब पर थी। यहाँ की हवा में एक अजीब सी मादकता और जादू था। ध्रुवांश शहर के मुख्य रास्तों से गुजर रहा था। उसके दोनों तरफ का नजारा किसी पेंटिंग जैसा था। गहरे हरे रंग के प्राचीन पेड़ जिनके तनों पर सुनहरी लताई लिपटी थी, हवा में झूल रहे थे। जगह जगह छोटे छोटे झरने पहाड़ों से गिरकर संगीत पैदा कर रहे थे और संगमरमर के फव्वारे अपनी फुहारों से वातावरण को ठंडा रखे हुए थे। वहां की निवासी, जो आम इंसान नहीं बल्कि ब्लड सेक्ट के लोग थे, ध्रुवांश को देखते ही रुक जाते। उनकी आंखों में ध्रुवांश के लिए गहरा सम्मान और कृतज्ञता थी। लॉर्ड ध्रुवांश, एक बुजुर्ग ने झुककर सलाम किया। मास्टर आ गए, बच्चे आपस में फुसफुसाए। ध्रुवांश विनम्रता से सिर हिलाते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। वो सीधे महल के विशालकाय फाटक पर पहुंचा। सैनिकों ने उसे देखते ही बिना किसी सवाल के भारी भरकम लोहे के दरवाजे खोल दिए। ये इज्जत, ध्रुवांश ने मन ही मन सोचा, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने इन्हें बचाया था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इनकी मालिका आयत ने शायद पूरे शहर में ढिंडोरा पीट रखा है। महल के अंदर कदम रखते ही एक बुजुर्ग एल्डर उसके स्वागत के लिए खड़े थे। उन्होंने ध्रुवांश को झुककर ग्रीट किया। स्वागत है मास्टर ध्रुवांश, एल्डर ने सम्मानपूर्वक कहा और हाथ से गलियारे की ओर इशारा किया। मालिका आपका इंतजार कर रही हैं, इस तरफ। ध्रुवांश थोड़ी हैरानी से उनके पीछे चल दिया। वे गलियारों से गुजरते हुए एक विशाल और बेहद सजे धजे कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर 2 फीमेल गार्ड्स तैनात थीं। उनका ऑरा इतना तेज था कि एक आम हीरो लेवल हंटर भी उनके सामने कांप जाए। लेकिन ध्रुवांश अपनी डेविल आइज और डिवाइन ऑरा के कारण उनकी ताकत को झेल पा रहा था। लड़कियों ने ध्रुवांश को देखा, एक अर्थपूर्ण मुस्कान एक दूसरे को दी और दरवाजा खोल दिया। ध्रुवांश ने अंतर कदम रखा। कमरे का माहौल बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग था। हवा में गुलाब और चंदन की भीनी भीनी खुशबू घुली हुई थी, जो सीधा दिल पर असर कर रही थी। सामने एक विशाल गोल आकार का शाही बिस्तर, रॉयल बेड था, जिस पर मखमल की चादरें बिछी थीं, लेकिन वो खाली था। छप छप। कमरे के दूसरे हिस्से से पानी की आवाज आई। ध्रुवांश की नजर उस ओर गई, लेकिन वहां लगे पर्दे की वजह से सब धुंधला दिख रहा था। वहां एक बड़ा सा शाही स्विमिंग पूल बना हुआ था। पूल के किनारे संगमरमर की मूर्तियां थीं, जिनके घड़ों से गर्म पानी गिर रहा था। पानी से हल्की हल्की भाप उठ रही थी, जिससे कमरे में एक धुंधला और रहस्यमयी माहौल बन गया था। पानी की सतह पर ताजे लाल गुलाब की पंखड़ियां तैर रही थीं और उस पूल के बीचों बीच आयत खड़ी थी। जैसे ही आयत ने कदमों की आहट सुनी, उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान खिल उठी जिसे सिर्फ प्रेमी ही समझ सकते हैं। उसने ध्रुवांश की एनर्जी को पहले ही महसूस कर लिया था। आप आ ही गए, उसने खुद से धीरे से कहा। आयत धीरे धीरे पानी से बाहर आने लगी। उसने अपने शरीर पर सिर्फ एक बेहद पतला लाल रंग का रेशमी कपड़ा लपेटा हुआ था। पानी से भीगने के कारण वो कपड़ा उसकी त्वचा से पूरी तरह चिपक गया था। उसकी सुराहीदार गर्दन, कमर का घुमाव और उसके शरीर की हर एक बनावट उस भीगे कपड़े में और भी ज्यादा कयामत ढा रही थी। पानी की बूंदें उसके बालों से टपककर उसके बदन पर फिसल रही थीं। ध्रुवांश की सांसें हलक में अटक गईं। उसने हड़बड़ाकर अपनी नजरें इधर उधर घुमाने की कोशिश की, लेकिन चाहकर भी वो आयत से नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपना थूक निगला और हकलाते हुए बोला, मास्टर मलिका, आप ये क्या कर रही हैं? आयत रुकी नहीं। वो अपनी नशीली चाल चलते हुए सीधा ध्रुवांश के करीब आ गई, इतनी करीब कि ध्रुवांश उसकी गर्म सांसें और गुलाब की खुशबू को महसूस कर सकता था। आयत ने ध्रुवांश के कान के पास अपना मुंह ले जाकर बहुत ही मादक स्वर में फुसफुसाया, तो बताइए कैसा लगा? आपका चेहरा बता रहा है कि नजारा काफी अच्छा है। ध्रुवांश को लगा जैसे उसे करंट लग गया हो। वो तुरंत एक कदम पीछे हटा। पागल मत बनिए, ध्रुवांश ने नजरें चुराते हुए कहा। कपड़े पहन लीजिए, ये ठीक नहीं है। आयत ने उसकी घबराहट का मजा लेते हुए उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती अपनी कमर पर रख दिया। उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी और मखमल जैसी मुलायम थी। आप इतना घबरा क्यों रहे हैं ध्रुवांश? आयत ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। देखिए, आपके सामने जो खड़ी है वो किसी को सपने में भी नसीब नहीं होती, और आप हैं कि भाग रहे हैं। ध्रुवांश ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो मन ही मन खुद को कोस रहा था। कोई इसको समझाओ यार, किसी लड़के के पास ऐसी हालत में इतना करीब नहीं आते। ये पक्का मुझे मरवाएगी। मेरा कंट्रोल जा रहा है। वो पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आयत और करीब आती जा रही थी। माहौल, खुशबू और आयत की खूबसूरती सब मिलकर ध्रुवांश के सख्त लौंडा वाले संकल्प का तोड़ रहे थे। अचानक आयत की शरारत पिघल गई और उसकी जगह एक गहरे दर्द ने ले ली। उसने ध्रुवांश की आंखों में देखा और उसकी अपनी आंखों में नमी उतर आई। आपने नहीं, आयत ने भर्राई हुई आवाज में कहा, लेकिन मैंने आपको बहुत याद किया ध्रुवांश। हर पल। उसने सिर उठाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दुनिया के लिए,
मेरे लोगों के लिए मैं उनकी शक्तिशाली मलिका हूँ, लेकिन आपके आगे मैं सिर्फ एक साधारण कमज़ोर लड़की बन जाती हूँ जो सिर्फ प्यार चाहती है। आप मेरी भावनाओं को कब समझेंगे? आयत के आंसू देखकर ध्रुवांश का दिल पसीज गया। वो उसे रोते हुए नहीं देख सकता था। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से उसके गालों से आंसू पोंछे। आयत, वो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन आयत ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। उसने अपने पंजों पर उचककर अपने होंठ ध्रुवांश के होठों पर रख दिए। ये एक अनप्रत्याशित हमला था। ध्रुवांश एक पल के लिए सन्न रह गया, लेकिन आयत की तड़प, उसका प्यार और उस पल की शिद्दत ने ध्रुवांश के सारे बांध तोड़ दिए। वो ज्यादा देर तक खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाया। उसने अपने दोनों हाथों से आयत की भीगी हुई कमर को कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने उस किस के जवाब उतनी ही शिद्दत से दिया। ये आयत की जिंदगी का पहला असली किस था, और वो भी उस इंसान के साथ जिसे वो टूट कर चाहती थी। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। वक्त जैसे थम गया था। काफी देर बाद जब उनकी सांसें फूलने लगीं, ध्रुवांश ने धीरे से आयत को छोड़ा। आयत जो अब शर्म और सुकून से लाल हो चुकी थी, ध्रुवांश को देखने के बजाय अपना चेहरा उसके सीने में छिपाकर खड़ी हो गई। ध्रुवांश ने माहौल को हल्का करने के लिए एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो ये सब मिस मलिका का प्लान था, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आप कोई बीमार नहीं हो, है ना? ये सुनते ही आयत ध्रुवांश से अलग हुई। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने नामे से हिलाया। नहीं ध्रुवांश, ऐसा नहीं है। मेरी हालत सच में बहुत खराब है। आयत पलटी। उसने अपने कंधे से वो भीगा हुआ लाल कपड़ा थोड़ा नीचे सरकाया और अपनी पीठ ध्रुवांश को दिखाई। ध्रुवांश की आंखें फटी की फटी रह गई। आयत की दूधिया सफेद पीठ पर जगह जगह गहरे लाल और नीले निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नसों के अंदर विस्फोट हुआ हो। त्वचा के नीचे खून जम गया था। ये मंजर दर्दनाक था। आयत ने कपड़ा वापस ठीक किया और मुड़ी। देखा आपने? उसने उदासी से कहा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम ब्लड सेक्ट के लोग हैं। हम खाना सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन हमारी असली ज़रूरत खून है। हमें हर महीने कम से कम एक बार खून पीना ही पड़ता है। उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। ध्रुवांश ने चिंता से पूछा, तो क्या ये सब खून ना पीने की वजह से हुआ है? आप कह सकते हैं, आयत ने बताया, लेकिन मैंने कोशिश की थी। मैंने काफ़ी हाई लेवल के डीमंस का खून पिया। यहाँ तक कि लकी, जो एक हेल डीमन है, उसने भी अपना खून दिया, लेकिन सब बेकार गया। मेरा शरीर किसी भी प्रजाति के खून को स्वीकार नहीं कर रहा। उसे जहर समझकर बाहर फेंक देता है। उसने ध्रुवांश की आंखों में देखा। और इसकी वजह आप है। मैं? ध्रुवांश चौंक गया। मैं कैसे? आयत ने समझाया। याद है, आपने एक बार मुझे बचाने के लिए अपना खून पिलाया था। बस तब से मेरा शरीर आपके खून का आदी हो गया है। आपका खून इतना शुद्ध और शक्तिशाली था कि अब मेरा सिस्टम किसी और प्रजाति या इंसान के खून को एक्सेप्ट ही नहीं करता। ध्रुवांश सन्न रह गया। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। ओह, उसने मन ही मन सोचा, मेरे शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी और डिवाइन एनर्जी दोनों हैं। इन दोनों के मिलन ने मेरे खून को एक गॉड लेवल ब्लड में बदल दिया है। और एक बार जिसने अमृत चख लिया, वो पानी कैसे पिएगा? उसे एक और एहसास हुआ। इसका मतलब मुझे बहुत सावधान रहना होगा। अगर मेरा खून इतना कीमती है और मेरा ज्यादा खून बह गया, तो शायद मुझे कोई और खून चढ़ाकर बचा भी नहीं पाएगा। उसने आयत की तरफ देखा, जो दर्द में भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, ध्रुवांश ने निर्णय लिया। मैं तुम्हें अपना खून देता हूं। बैठ जाओ, मैं अपनी एनर्जी से खून निकालकर ट्रांसफर कर देता हूं। खून देने के दो तरीके थे, एक चीरा लगाकर और दूसरा स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे बाहर निकालकर। ध्रुवांश दूसरा तरीका अपनाना चाहता था, लेकिन आयत ने उसे रोक दिया। वो उसके करीब आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी प्यास थी, खून की और प्यार की। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आयत ने फुसफुसाया। मैं खुद ले सकती हूं। इससे पहले कि ध्रुवांश कुछ समझ पाता, आयत ने अपना मुंह ध्रुवांश की नब्ज के पास रखा और बहुत ही प्यार और नजाकत से अपने दांत गड़ा दिए। सेहरन ध्रुवांश की मुट्ठियां कस गईं। दर्द कम था, लेकिन एक अजीब सी सनसनी पूरे बदन में दौड़ गई। वो पत्थर की तरह खड़ा रहा। आयत ने कुछ देर तक ध्रुवांश का खून पिया। वो एक प्यासे मुसाफिर की तरह थी जिसे रेगिस्तान में पानी मिल गया हो। लेकिन गॉड ब्लड की ताकत आम नहीं थी। जैसे ही उसने पर्याप्त खून पिया, आयत का सिर चकराने लगा। इतनी शुद्ध ऊर्जा को संभालना आसान नहीं था। उसके पैर डगमगाए और वो गिरने ही वाली थी। ध्रुवांश ने फुर्ती से उसे अपनी बाहों में थाम लिया। आयत। उसने देखा कि आयत का शरीर तप रहा है। ध्रुवांश ने उसे वहीं बिस्तर पर पालथी मारकर बिठाया। सांस लो, अपनी एनर्जी को फोकस करो, ध्रुवांश ने कहा। वो आयत के पीछे बैठ गया और अपने दोनों हाथ उसकी पीठ पर रख दिए। उसने अपनी कोमल स्पिरिचुअल एनर्जी को आयत के शरीर में फ्लो करना शुरू किया, ताकि वो उस प्रचंड खून को रिफाइन करने में उसकी मदद कर सके। उसी वक्त महल के बाहर आसमान में तैरते हुए द्वीपों में से एक पर, वहां मूनलाइट के हेडक्वार्टर में एक जरूरी मीटिंग चल रही थी। लकी अपने भाई के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर एक जिम्मेदार लीडर के भाव थे। आज ही हेल डीमन कबीले के सभी लोगों को मूनलाइट में बुला लिया गया था।
सामने वाली कुर्सी पर काले लबादे में लिपटा हुआ डेविल यानी कि ध्रुवांश का क्लोन बैठा था। सुरक्षा का क्या अपडेट है? डेविल ने भारी आवाज में पूछा। लकी ने नक्शा फैलाते हुए कहा, भाई, हेल डीमन कबीले के हमारे सबसे बेहतरीन योद्धाओं को मूनलाइट सिटी के चारों ओर तैनात कर दिया गया है। जमीन से लेकर आसमान तक हर कोने पर नजर है। अब इंसान भी शहर में आ जा सकते हैं, इसलिए हमने स्कैनिंग बैरियर को डबल कर दिया है। कोई भी दुश्मन भेस बदल कर नहीं आ सकता। डेविल ने सिर हिलाया। अच्छा है, लेकिन ढिलाई मत बरतना। मुझे हवा में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। वहीं मूनलाइट गेट के बाहर वाले जंगल में, जहां हमारे फ्यूचर हीरोज की हालत पतली थी, शाम ढल चुकी थी। जंगल के बीचों बीच एक खाली मैदान में हमारी तीनों टीमें, माही, अनिकेत, विवेक की टीमें और ध्रुवांश कबीर की टीम के बाकी सदस्य कैंपिंग का लुत्फ या सजा उठा रहे थे। यहां एक अलग ही सर्कस चल रहा था। मिशन था रात का खाना बनाना। एक बड़े से पतीले के पास प्रज्ञा और कार्तिक खड़े थे। प्रज्ञा के हाथ में एक करछुल थी और चेहरे पर कालिख लगी थी। अरे यार कार्तिक, तूने इसमें नमक डाला या चीनी? ये सूप कम और चाशनी ज्यादा लग रही है। कार्तिक ने सिर खुजलाया। मुझे लगा वो व्हाइट पाउडर नमक था, शायद वो सोडा था। देखना, झाग निकल रहा है। दूसरी तरफ अनिकेत और विवेक, दो रईसजादे, लकड़ियां जलाने की कोशिश कर रहे थे। विवेक ने गीली लकड़ी उठाई और अनिकेत से कहा, भाई, मेरे घर में तो शेफ बनाते हैं, ये आग कैसे जलती है? क्या इसके लिए कोई ऐप आता है? अनिकेत ने दो पत्थर आपस में रगड़ते हुए कहा, चुप कर और फूंक मार, वरना आज भूखे सोना पड़ेगा। शुभम और कौशल थोड़े समझदार थे। वे चुपचाप सब्जियां काट रहे थे, लेकिन चरण, सुजीत, कविता और विक्रांत, नए हंटर्स, कोने में बैठकर बस तमाशा देख रहे थे और बड़बड़ा रहे थे। क्या मुसीबत है यार, हंटर बनने आए थे या बावर्ची? सिल्वी एक पेड़ के नीचे शांति से बैठी थी, जैसे शोरगुल से उसका कोई वास्ता ना हो। वो अभी भी ध्रुवांश के ख्यालों में खोई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। लेकिन इस पूरे सर्कस की रिंग मास्टर थी माही। माही कमर पर हाथ रखे सबके बीच घूम रही थी और किसी ड्रिल सार्जेंट की तरह चिल्ला रही थी। ओए प्रज्ञा, वो सूप है, जहर नहीं, ठीक से चला उसको। वो मुड़ी। विवेक, अगले 2 मिनट में आग नहीं जली तो मैं तुम्हें ही जला दूंगी। हाथ चलाओ, जबान नहीं। फिर उसने सुजीत और चरण को डांटा। और तुम नवाबजादो, वहां बैठकर मुजरा देख रहे हो? जाओ पानी लेकर आओ, वरना आज का राशन बंद। माही का खौफ ऐसा था कि सब बिना चूं चां पड़ के काम पर लग गए। जंगल में खाने की खुशबू कम और जलने की बदबू ज्यादा आ रही थी, लेकिन हंसी मजाक और डांट फटकार के बीच एक टीम बन रही थी। लेकिन जंगल के दूसरे गहरे और खतरनाक हिस्से में कोई पिकनिक नहीं चल रही थी। वहां सिर्फ दर्द था। धड़ाम! कबीर का शरीर हवा में उछला और एक मोटे पेड़ के तने से जा टकराया। वो जमीन पर गिरा और दर्द से कराहा उठा। उसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे, शरीर पर खरोंचें थीं और चेहरे पर धूल। वो अपनी तलवार के सहारे मुश्किल से खड़ा हुआ। उसकी सांसें लोहार की धौंकनी की तरह चल रही थीं। उसके सामने कुछ दूरी पर ड्यू खड़ा था, शांत, स्थिर और बिना पसीने की एक बूंद के। ड्यू के हाथ में सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी थी। ऐसे लड़ोगे? ड्यू ने कबीर को घूरते हुए निराशा भरे स्वर में कहा। ऐसे रहा तो तुम कभी भी हंटर रेड में पहले नंबर पर नहीं आ पाओगे कबीर। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बेवकूफ हो। ड्यू ने छड़ी हवा में घुमाई। तुम अटैक करते वक्त अपना डिफेंस एकदम से खत्म कर देते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी स्पीड तुम्हें बचा लेगी, लेकिन एक तगड़ा काउंटर अटैक तुम्हें खत्म कर सकता है। ये जानलेवा है। ड्यू ने उसे गुरु मंत्र दिया। हजारों वार मत करो, वार सिर्फ एक करो, सटीक और घातक। और उस एक वार करने का मौका ढूंढने तक खुद को डिफेंड करो। जैसे ही तुमको वो मौका मिले, अपना फाइनल अटैक करो और जीत जाओ। समझ आया? कबीर, जो बुरी तरह थक चुका था, उसने तलवार जमीन पर टिका दी। जी मास्टर, समझ गया, कबीर ने हांफते हुए कहा। फिर उसने अपनी मासूम पपी फेस वाली शक्ल बनाई। लेकिन मास्टर, क्या हम थोड़ा रेस्ट कर लें? मेरी टांगें जवाब दे रही हैं, प्लीज। ड्यू ने कबीर को देखा। उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और कुछ सोचने लगा। आइडिया तो अच्छा है, ड्यू ने गंभीरता से कहा। मैं भी थक गया हूं तुम्हारी इतनी पिटाई करते हुए, मुझे भी रेस्ट चाहिए। कबीर के चेहरे पर खुशी आ गई। थैंक यू मास्टर, आप बेस्ट हो। तो ऐसा करते हैं। ड्यू ने एक शैतानी मुस्कान के साथ जंगल के घने अंधेरे की ओर इशारा किया। तुम जाओ और इस पूरे जंगल का एक चक्कर लगा कर आओ, वार्म अप हो जाएगा। तब तक मैं यहाँ पेड़ के नीचे लेट कर रेस्ट करता हूँ।
कबीर की आंखें बाहर निकल आईं। क्या? लेकिन मास्टर, ये ट्रैक 100 किलोमीटर का है, वो भी ऊबड़-खाबड़ रास्तों और जंगली जानवरों के साथ, अभी रात में। ड्यू अपनी जगह पर लेट गया और आंखें बंद कर लीं। जाओ कबीर, उसने लेटे लेटे ही कहा, जल्दी जाओ, वरना कहीं एक राउंड 2 में ना बदल जाए। कबीर समझ गया कि बहस करने का मतलब है मौत। उसने एक गहरी दुखी सांस ली और ठीक है, जा रहा हूं, उसने रोनी सूरत बनाकर कहा। और फिर अपनी थकान को भूलकर कबीर अपनी जान बचाने के लिए जंगल के अंधेरे में दौड़ पड़ा। पीछे से ड्यू के खर्राटों या शायद हंसी की आवाज आ रही थी। क्या कबीर ये 100 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर पाएगा? उधर ध्रुवांश और आयत के बीच क्या नया रिश्ता बनेगा? और माही की टीम क्या सच में खाना बना पाएगी या भूखी सोएगी? कहानी अब ट्रेनिंग और तबाही के बीच झूल रही है।